टॉपिक है वो है मेंडलिज्म, है ना। मेंडलवाद है, ध्यान दीजिए ये मेंडलवाद होता क्या है, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, मेंडलवाद। एक्चुअली वाद का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। वाद का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। तो सबसे पहले जो जेनेटिसिस्ट थे यानी कि आनुवंशिकीविद थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो है फर्स्ट जेनेटिस्ट थे, है ना। फर्स्ट जेनेटिक इस्ट। तो देखो जेनेटिक मतलब आनुवंशिकी और IST लगा है, इसका मतलब अध्ययन करने वाला। तो जेनेटिस्ट यानी कि आनुवंशिकीविद, जो सबसे पहले आनुवंशिकीविद थे, सबसे पहले जो आनुवंशिकीविद थे यानी कि आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करने वाले थे, वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, सबसे पहले। अच्छा ये क्यों, इसको इस नियम को कहा जाता है मेंडलिज्म, MENDELISM। अब ध्यान देना, ये कहीं ISM लग जाए तो समझ लेना वाद से अर्थ निकलता है। जैसे आप लैमार्किज्म सुने होंगे, डार्किज्म, है ना इंग्लिश में। तो ये थोड़ा ऐसे याद कर लो सफिक्स वाला, क्लियर है। तो ये मेंडलवाद यानी कि मेंडल के द्वारा, तो इसमें अगर ये आपका मेन टॉपिक है ऐसे समझो, है ना। इसमें मेंडल से नाम आया कि इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे पहले जेनेटिसिस्ट थे, यानी कि पहले जो है इस आनुवंशिकीविद थे। आनुवंशिकीविद क्यों थे, क्योंकि इसकी कहानी मैंने कल बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, और जब ये जन्मे थे तो अपनी पढ़ाई लिखाई की नॉर्मली हम लोगों की तरह, फिर इसके बाद में सिलिसिया शहर में, सिलिसिया गांव था, सिलिसिया गांव के ब्रून शहर, है ना, ब्रून शहर में इनको चर्च में पादरी के रूप में नौकरी करने लगे। चर्च में पादरी के रूप में 1847-48 के पास में ब्रून शहर में ये नौकरी करने लगे थे, है ना। और जब वहां नौकरी करने लगे थे तो वही यानी कि चर्च के पादरी के रूप के साथ साथ में इन्होंने पाइसम सैटाइवम पौधा लिया था। कौन सा, अपने प्रयोग के लिए इन्होंने कौन सा पौधा लिया था, मटर लिया था, और मटर में लिया था इन्होंने पाइसम सैटाइवम, जिसको देसी मटर या फील्ड पी कहते हैं, है ना, ये लिया था। जिसको और क्या कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हो फील्ड पी, है ना, इसको फील्ड पी कहते हैं, क्लियर है। इन्होंने ये लिया था और इस पर इन्होंने काफी गहन अध्ययन किया, क्लियर है। इसके बारे में पूरा अध्ययन किया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और जब इन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने इस पाइसम सैटाइवम के पौधों को, पता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कराया था। जब संकरण कराया था तो इनको जो है 7 प्रकार के विपरीत लक्षण मिले थे, जिनको हम बोलते हैं 7 विपर्यासी लक्षण मिलते, है ना। तो इनको जो 7 विपर्यासी लक्षण मिले थे, क्लियर है। और जब 7 विपर्यासी लक्षण मिले थे, यानी कि जब इन्होंने संकरण आदि करवाया था, तो उस संकरण आदि के फलस्वरूप, है ना, उस संकरण आदि के फलस्वरूप 8 साल के बाद में, यानी कि पहले तो ये 6-7 साल तक इस पर मेहनत किए, निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले, फिर 8 साल के बाद में इन्होंने जो भी सिद्धांत इनको मिला था, जो भी निष्कर्ष निकला था इन 7 विपर्यासी लक्षण से, उन सबको एक पुस्तक के रूप में लिख दिया, है ना। और उस पुस्तक का नाम उस समय क्या रखा गया था, कोई बताएगा, नेचुरल हिस्ट्री, हाँ, उस पुस्तक का नाम इन्होंने क्या रखा था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उस पुस्तक का नाम जिसमें इन्होंने रखा था, उस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये सबसे पहले इन्होंने पुस्तक का टाइटल यही रखा था, है ना। ये किताब है, क्लियर है, ये आपका किताब है। इस किताब के फॉर्म में इन्होंने लिखा और रखा, पूरा निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला। फिर इसके बाद
वैज्ञानिकों की भरी सभा में अपनी बात को इन्होंने रखा, लेकिन उस समय सारे लोगों ने क्या किया, इनकी बात को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। और फाइनली इनकी डेथ जो है 1884 में मृत्यु हो गई। फिर जब 1884 में मृत्यु हो गई तो 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे, है ना। वो कौन कौन थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज, है ना, और एक जर्मन के वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स, और एक इटली के शहर ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक और उनका नाम क्या था? सेरमॉक। इन तीनों ने मिलकर, है ना, ध्यान देना, इन तीनों ने मिलकर 1900 में, देखिए 1900 में इन तीनों ने मिलकर इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था, जो सिद्धांत, इस पुस्तक का गहन अध्ययन किया और इस पुस्तक के कंक्लूजन को, शीर्षक को, यानी इस पुस्तक में कही गई सारी बात को पुष्टि की, मतलब ये प्रमाणित किया कि सारी चीजें सही हैं। और जब ये पाया कि, और लोगों के सामने दिखाया भी कि आप लोग देखो यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी गई हैं सभी बातों की पुष्टि की गई, है ना, एक तरह से टेस्ट हुआ, है ना। तो जब ये पुष्टि हुई, इनकी बातों का जब पुष्टि हो गई तो वहां पर इन तीनों ने जो भी निष्कर्ष पाया था, कंक्लूजन पाया था, उसका इन्हीं के नाम पर रखा था मेंडल के नियम, इन्हीं के नाम पर रखा था मेंडल के नियम, मतलब शीर्षक नाम दिया। और उन्हीं मेंडल के नियम को आज मेंडलवाद के नाम से या आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं वंशागत के नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखो सबसे पहले कहानी तो ये समझो मेंडलवाद आया कहां से, इसकी पूरी हिस्ट्री एक बार ध्यान समझना। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आराम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें समझने वाले ही है। क्लियर है? तो देखो मेंडलवाद, जो मेंडलिज्म कहा जाता है, मेंडलवाद को दिया किसने? पहला पॉइंट ये हो गया, इसको दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये फर्स्ट जेनेटिसिस्ट थे, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट आनुवंशिकीविद थे, है ना। आनुवंशिकीविद ये थे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में जन्मे थे। और जब जन्मे थे तो 1847 के आसपास, है ना, लगभग 1847 में ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गए थे। और जब चर्च में पादरी बन गए थे तो चर्च के पादरी यानी कि फादर के रूप में रहते हुए इन्होंने अपने प्रयोग में, इन्होंने जो है प्रयोग के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, ये तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर, और मटर में भी पाइसम सैटाइवम यानी कि फील्ड पी यानी कि देसी मटर इन्होंने लिया था, है ना। और इन्होंने क्या किया, इस पर लगातार काम किया, है ना, काफी, है ना, काफी लंबे समय तक, यानी 6-7 साल तक लगभग काम किया, निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। और इनको ये मिला कि जब इन्होंने मटर के पौधों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण करवाया तो संकरण के फलस्वरूप इनको जो है 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण मिले उनमें से। और 7 प्रकार के, उन 7 विपर्यासी मतलब होता है विपरीत होता है ना, 7 अपोजिट कैरेक्टर इन्होंने पाया था, 7 प्रकार के विपरीत लक्षण मिले थे। और उस 7 प्रकार के विपरीत लक्षण इन्होंने 2 फॉर्म में देखा, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो संकरण के फलस्वरूप जो है संतत में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। और जो प्रकट नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। इन्होंने जो 7 प्रकार के लक्षण देखे थे, देखो 7 विपर्यासी लक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये कॉलम पूरा का पूरा कॉलम आपको याद होना चाहिए, है ना। कौन कौन है 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण, क्या बताना चाहोगे? पहला है बीज की आकृति, देखो इसको याद कैसे करना है। पहला है बीज की आकृति, और बीज की आकृति में प्रभावी में इन्होंने पाया गोल और अप्रभावी में इन्होंने क्या पाया? झुर्रीदार। जैसे बीज की आकृति वैसे आप तुरंत बात कर लो फली की आकृति, है ना। एक तो बीज, क्योंकि मटर के अंदर 2 चीज है, या तो फल है यानी कि बीज है, या तो वो जो फली है, फली मतलब समझ रहे हो ना, छिलके के साथ में लगे, है ना, छिलके और बीज को मिलाकर। तो बीज की आकृति के प्रभावी लक्षण में गोल पाया और अप्रभावी लक्षण में क्या पाया? झुर्रीदार पाया, है ना। अब फली की आकृति की बात करें तो फली की आकृति में फूली हुई,
है ना, प्रभावी में फूली हुई और अप्रभावी में पिचकी हुई। तो बताओ, दो तो याद ही हो गया होगा। बोलो भाई, आकृति की बात करें तो आकृति में दो लक्षण यहाँ से कवर हुए। बीज की आकृति इन्होंने पाया गोल प्रभावी में और अप्रभावी में झुर्रीदार, लेकिन फली की आकृति में इन्होंने पाया था प्रभावी में फूली हुई और अप्रभावी में पिचकी हुई। दो तैयार हो गया। और इन्होंने देखो अब दूसरा, बीज का रंग, ध्यान समझना, बीज का रंग। तो बीज के रंग में इन्होंने प्रभावी में पाया पीला और अप्रभावी में पाया क्या, हरा, है ना। बीज के रंग में प्रभावी में क्या पाया, पीला, और अप्रभावी में क्या पाया, हरा। लेकिन जैसे बीज के रंग वैसे तुरंत आप बात कर लेते हैं किसके, फली के रंग, है ना। तो फली के रंग में इन्होंने पाया जो प्रभावी है हरा, है ना, और जो है अप्रभावी है वो क्या है, पीला। तो दूसरा क्या हो गया आपका, रंग। और रंग में दो है, बीज का रंग और फली का रंग। तो बीज के रंग में प्रभावी में क्या आया था, पीला, अप्रभावी में हरा, है ना। अप्रभावी में नहीं, बीज नहीं सही है, अप्रभावी में हरा, ठीक, और प्रभावी में पीला। और फिर फली के रंग की बात करें तो फली के रंग में प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला। एक रंग और देख लो, पुष्प का रंग, है ना। यहाँ तीन चीज कवर हो जाएगी, पुष्प के रंग में लाल प्रभावी में और अप्रभावी में श्वेत। तो यहाँ से तो तीन हो गया। बताओ, तीन दो पांच हो गए, बचा है दो, है ना। अब दो कौन से हैं ये देखना। एक तो पुष्प की स्थिति, स्थिति मतलब कंडीशन कहां पर है, तो पुष्प की स्थिति प्रभावी में कच्छ से, क्लियर है, और अप्रभावी में अग्रस्त, क्लियर है। अग्रस्त मतलब अग्रसिर, पौधे की एकदम अग्रसिर, क्लियर है। एक तो ये हो गया। और एक लंबाई, पौधे की लंबाई प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में बौना। आप सो रही हो, क्लियर है। ये देखो तैयार हो गए, इसमें कुछ है नहीं, देखो दिमाग लगाओ। 7 विपर्यासी लक्षण कौन है, आकृति। और ध्यान से सेट करो, आकृति में कौन से आकृति, एक तो बीज की आकृति। तो बीज के आकृति के प्रभावी लक्षण में क्या रहेगा, बताओ। बीज के आकृति के प्रभावी लक्षण में गोल और अप्रभावी में झुर्रीदार। बीज का आकृति हो गया। अब फली की आकृति में प्रभावी में फूला हुआ, पिचकी हुई, सिकुड़ी हुई है। अच्छा, और रंग में प्रभावी में लाल, बीज का रंग, अभी बीज का रंग की बात करते हैं, पीला, प्रभावी में, अप्रभावी में क्या है, अरे यहाँ देख लो जी। और बीज का लिखा है प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला, और बीज का रंग, हाँ बीज का रंग हो गया। अब फली के रंग में प्रभावी में, प्रभावी मतलब जो दिखता है हरा और अप्रभावी में पीला, पुष्प के रंग में लाल और अप्रभावी में श्वेत, अप्रभावी में श्वेत, ये हो गया। और एक लंबाई, पुष्प की लंबाई, अरे सॉरी पौधे की लंबाई प्रभावी में लंबा, अप्रभावी में बौना। और कौन सा बचा, उसकी स्थिति, तो स्थिति प्रभावी में कच्छ, अप्रभावी में अग्रस्त या शीर्षस्थ। बस ये हो गया। फिर क्या हुआ था, अब इसके बाद जब इन्होंने ये पाया था, ये पूरा फिर और भी कई सारी चीजें, ये 7 प्रकार के विपरीत लक्षण ये जैसे फोकस में रहे। फिर उसके बाद में इन्होंने इन सबको कंक्लूजन करने के बाद में, यानी कि 8 साल के बाद, लगभग 8वें साल में इन्होंने पुस्तक लिखना शुरू कर दिया। और पुस्तक का नाम क्या रखा उस समय, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पुस्तक का नाम उस समय इन्होंने रखा था, क्लियर है। बाद में इस पुस्तक का नाम भी चेंज हो गया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित हुई थी। ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से ये जो है बाद में पब्लिश हुई थी। इस नाम से क्या हुई, प्रकाशित हुई, क्लियर है। किस नाम से प्रकाशित हुई, एक्सपेरिमेंट ऑफ, मतलब इसको बोलते हैं पादप संकरण के प्रयोग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पादप संकरण के प्रयोग बोलते हैं, क्लियर है। पादप संकरण के प्रयोग बोलते, इस नाम से प्रकाशित हुई। लेकिन लिखे गए थे किस रूप में,
नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद में इन्होंने सामने रखा, लोगों ने विश्वास नहीं किया। 1884 में मेंडल साहब की डेथ हो जाती है। तो 1900 में, अब यहाँ देखो 1900 में क्या हुआ, यहाँ ह्यूगो डू ब्रिज जो कि हॉलैंड के थे, कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के थे, और सेरलॉक जो कि इन्हीं के साइड यानी इनके देश ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने 1900 में इन्होंने जो भी निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला था इस पर काम करना शुरू किया, और ये पाया कि इनके सारे नियम बिल्कुल सही है, यानी कि इनके नियमों निष्कर्षों की पुष्टि की। और जब पुष्टि की तो उस नियम को इन तीनों ने मिलकर नाम दिया मेंडल के नियम, और जिनको हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद। तो मेंडलवाद की कहानी समझ में आई? किसके ऊपर से गए ये बताओ, ऐसे लिख लो नंबरिंग करके। चलिए अब आप लोग लिख लीजिएगा मेंडलवाद, हेडिंग बना लीजिए। अब इस चीज को मैं थोड़ा और आपके यानी कि 12th के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए। हेडिंग बनाइए मेंडलवाद, हाँ पेज छोड़ दीजिए, मेंडलवाद। इसमें लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक, सबको लिखना है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं क्योंकि, रुको तो भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने वंशागत के या आनुवंशिकता के, क्योंकि इन्होंने वंशागत के या आनुवंशिकता के, क्योंकि इन्होंने वंशागति, गति लिखना, के या आनुवंशिकता के मूल नियम बनाकर आनुवंशिकी की नींव डाली। क्योंकि इन्होंने वंशागत के, है ना, बनाकर या आनुवंशिकता के, चाहे वंशागत के बोलो चाहे आनुवंशिकता के मूल नियम बनाकर, देखिए आनुवंशिकी की नींव डाली, जेनेटिक्स की नींव डाली। इन नियमों को ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। इन नियमों को ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। इन नियमों को ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। अब लिखिए दूसरा हेडिंग बना लीजिए। बस इसमें हो गया मेंडलवाद। अब समझ में आ गया सबको या अभी भी नहीं समझ में आया? बोलो मेंडलवाद क्या है? हाँ इधर सिखा, समझ में आ गया? सिंपल सा है इनको, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकी की नींव डाली और वंशागत के मूल। अब यहाँ पर ये देखना है कि वंशागत के कौन से मूल नियम है। हेडिंग बना लीजिए वंशागत के मूल नियम अर्थात मेंडलवाद। वंशागत के मूल नियम अर्थात मेंडलवाद। वंशागत के मूल नियम अर्थात मेंडलवाद। अब इसमें लिखे मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था, है ना? कौन से थे? नंबर 1 लिख लीजिए, पहले नियम का तो नाम लिख लीजिए। पहला प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लिख लीजिएगा
पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की, भाई दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करें, जूम कर दें, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अरे उसको नहीं जूम करने की होगी, तो किसको? वीडियो जूम करने की, वीडियो को जूम कर लेते जूम कर दो उसमें। युग्मकों की शुद्धता का नियम है ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन, है ना, लॉ ऑफ सेपरेशन या जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, चाहे बोलो लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, यार सेपरेशन की स्पेलिंग बोल रहे लॉ ऑफ सेपरेशन, ये होगा, सेपरेट होता है ना, सेपरेट, लॉ ऑफ सेपरेशन, इसका मतलब अलगाव का नियम या पृथक्करण का नियम, है ना, इसका मतलब होता है पृथक्करण का नियम। और अथवा अब दूसरा होता है युग, इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपविहुवन, अपविहुवन का नियम, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही तीन नियम हैं और इन्हीं तीन नियम को बोला जाता है वंशागति के मूल नियम, जिनको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है, जिनको आनुवंशिकता के नियम के भी नाम से जाना जाता है, जिनको आनुवंशिकता के नियम के भी नाम से जाना जाता है। कहाँ से लिखे ये है ना, वंशागत के मूल नियम या मेंडल, तीनों नियम याद रखना, चाहे वंशागत के नियम आ जाए तब भी यही तीन नियम, चाहे वंशागत के मूल नियम तब भी ये तीन नियम, और चाहे मेंडलवाद, मतलब तीनों का नाम या करके लिख लो, मतलब ऐसे साइड में करके, ठीक है, अपने हिसाब से। हाँ, मतलब चाहे अगर आ जाए आनुवंशिकता के नियम बताइए तो यही तीन नियम, वंशागत के नियम बताइए तो यही तीनों बात, क्लियर है। अब इन तीनों के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, जी सर, हाई स्कूल में था, जी सर, है ना, ये भी लिखने सर जो आप लिखते हैं।